न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी कोर्स लेक्चर सीरीज में हाइड्रो पावर का सेकंड लेक्चर आज हम देखने जा रहे हैं। इससे पहले हाइड्रो पावर की कुछ इंट्रोडक्शन के हवाले से हमने पढ़ा था और कुछ जो क्लासिफिकेशन है हाइड्रो टर्बाइंस हैं वो कौन कौन सी हैं उनको हमने स्टार्ट किया था। तो एक्सल फ्लो टर्बाइंस को हमने पढ़ लिया था, तो यहाँ से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से लेक्चर। और ये जो एक्सल फ्लो टर्बाइंस हैं इसमें तीन टाइप्स की टर्बाइंस थी। एक प्रोपेलर टर्बाइन थी और दूसरी सेमी कप्लान टर्बाइन थी। लेकिन हमने जो थ्योरी पढ़ी है और जो साथ में एक्सप्लेनेशन पढ़ी है वो पढ़ी है कप्लान टर्बाइन की, जो कि एक्सल फ्लो टर्बाइन आती है जिसकी एफिशिएंसी सबसे बेहतर है और जिसमें जो रनिंग ब्लेड है वो इस टाइप का होता है। गाइडेड वेन्स मौजूद होती हैं जो कि वाटर की इनलेट को कंट्रोल करती हैं और इसके अलावा जो इसकी एफिशिएंसी है वो काफ़ी बेहतर है। एफिशिएंसी कर्व जो हैं वो देख लेते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप की जो कप्लान की कर्व्स हैं वो क्या हैं। तो फिगर शोज द एफिशिएंसी कर्व ऑफ प्रोपेलर सेमी कप्लान एंड कप्लान टर्बाइंस। So this is the Kaplan turbine and this is the semi Kaplan and this is the propeller turbine। तो हम देख सकते हैं कि जो एफिशिएंसी है वो सबसे अच्छी में नजर आ रही है वो कप्लान टर्बाइन की है, जो कि डबल रेगुलेटेड का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर बोथ ये जो ब्लेड्स हैं इन ब्लेड्स को भी एडजस्ट किया जा सकता है और इन ब्लेड्स के साथ साथ ये जो गाइडेड वेन्स हैं इनको भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दीज आर दी डबल रेगुलेटेड टर्बाइंस। तो इसलिए हमने इसको डबल रेगुलेटेड कहा है और सिंगल रेगुलेटेड सेमी कप्लान को इसलिए कह रहे हैं कि इसके गाइडेड वेन्स जो हैं उसको हम यूज कर सकते हैं और मतलब उसको रेगुलेट कर सकते हैं, ब्लेड को रेगुलेट नहीं कर सकते। और इसी तरीके से ये जो प्रोपेलर है हमारे पास इसके अंदर भी सिंगल रेगुलेटेड है और सिर्फ एडजस्टेबल गाइड वेन्स हैं और सॉरी सेमी कप्लान के अंदर जो है वो एडजस्टेबल रनर ब्लेड्स हैं। ठीक है, गाइड वेन्स जो है वो एडजस्टेबल नहीं है और जो प्रोपेलर है उसके अंदर जो है वो गाइड वेन्स जो है वो एडजस्टेबल हैं और जो ब्लेड्स हैं वो एडजस्टेबल नहीं होंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो एफिशिएंसी है वो तकरीबन 0.95 के करीब से यहाँ से स्टार्ट होती है और जो आउटपुट है वो तकरीबन 20% एफिशिएंसी यहाँ पर हमें मिलती है और ये रेटेड एफिशिएंसी की यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और ये देखें कि एफिशिएंसी जो है वो प्लान की काफ़ी बेहतर है। ठीक है, और इस तरीके से अगर हम सिंगल रेगुलेटर की बात करें तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है जो कि तकरीबन 0.83 है और फिर ये बढ़ती है और स्लोली स्लोली बढ़ती है एफिशिएंसी। और जो हम इस पे अगर हम बात करें सिंगल रेगुलेटेड पे तो हम देख रहे हैं कि ये तकरीबन 0.73 से बढ़ती है और फिर बढ़ते बढ़ते फिर ये तकरीबन यहाँ पहुँचती है। तो रिलेटिव एफिशिएंसी जो है वो सबसे बेहतर जो है परसेंटेज आउटपुट के हिसाब से वो डबल रेगुलेटेड की है। स्पीड रेगुलेशन एंड कैविटेशन ऑफ रनर्स क्या हैं? ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि टर्बाइंस के साथ जो हैं वो एसोसिएटेड हैं और इनको समझने से हमें अंदाज़ा हो पाएगा कि ये जो फैक्टर्स हैं ये क्यों इम्पोर्टेंट हैं और इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो टर्बाइन के साथ कैसे एसोसिएटेड है। अब बात कर लेते हैं स्पीड रेगुलेशन एंड कैविटेशन ऑफ रनर्स। ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि एसोसिएट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी टर्बाइन। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीड रेगुलेशन की। विद बिगर यूनिट्स द गाइड वेन्स आर एक्चुएटेड बाय द हाइड्रोलिक सर्वो मोटर्स। तो जितने बड़े यूनिट्स होंगे उन पे जो गाइडेड वेन्स लगी होंगी जिनके थ्रू जो है वो वाटर का जो फ्लो है इनलेट उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये जो बड़े यूनिट्स हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, एक्चुएट किया जाता है थ्रू सम हाइड्रोलिक सर्वो मोटर्स। While for
स्मॉलर यूनिट्स द इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड। कि जब छोटे यूनिट्स हैं तो उनके लिए लाजमी बात है छोटी सी जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं उनके थ्रू भी उनको कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जो इलेक्ट्रिक एयर कूलर्स हमारे घरों में अवेलेबल होते हैं और उन एयर कूलर्स में आपको नजर आ रहा होता है कि जो फ्रंट वाली साइड पे जो गाइडेड वेन्स लगी होती हैं जो कि हवा के प्रेशर को कंट्रोल कर रही होती हैं, तो वो जो गाइडेड वेन्स हैं क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा एक रूम कूलर होता है और उसके लिए आपने नोट किया हो एक छोटी सी मोटर लगी हुई होती है, ठीक है, और उस मोटर के थ्रू वो एयर जो है वो कंट्रोल हो रही होती है। और इसी तरीके से जो स्मॉलर यूनिट्स हैं उनको इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े यूनिट्स हैं उनको सर्वो मोटर्स हैं हाइड्रोलिक जो हैं उनके थ्रू कंट्रोल किया जाता है। तो गवर्नर रेगुलेट्स द स्पीड बाय कंट्रोल ऑफ द गाइड वेन ओपनिंग। तो क्या करते हैं कि वो जो गवर्नर लगा होता है वो रेगुलेट्स करता है स्पीड को और वो गाइड वेन ओपनिंग जो भी गाइडेड वेन है उनकी ओपनिंग को क्लोज और ओपन करके चेंजिंग द पिच एंगल ऑफ द टरबाइन ब्लेड्स। उससे ये होता है कि जो टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं इनके जो एंगल्स हैं रेगुलेट हैं उनको भी किया जा सकता है टरबाइंस के ब्लेड्स को, उनके जो पिच के एंगल हैं और मैचिंग द लोड रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द लोड रिक्वायरमेंट। तो वो सेटिंग जो है वो ऑटोमेटिकली स्पीड की रेगुलेशन कर ली जाती है थ्रू दीज टू इंपॉर्टेंट यूनिट्स, वन इज द गाइडेड वेन्स एंड द सेकंड वन इज द पिच एंगल ऑफ द टरबाइन ब्लेड। और जो सेकंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कैविटेशन ऑफ रनर्स। तो कैविटेशन ऑफ रनर्स का मतलब ये हुआ कि सम काइंड ऑफ पिटिंग मतलब सम काइंड ऑफ डैमेज जो कि पानी की वजह से कॉन्स्टेंटली यूज की वजह से हो जाता है। तो रिएक्शन टरबाइन रनर्स एक्सपीरियंस cavitation or pitting of blades near the outlet edges due to the silt laden water। तो कुछ ऐसे वाटर हैं जो कि जिसकी वजह से ये जो ये हम देखें ना ये जो पानी जब गिरता है इस पे तो ये जो एरियाज हैं ये देखें ये क्या होता है कि ये डैमेज होना शुरू हो जाता है। ये जो फैक्टर्स है ना ये वाला ये डैमेज होता है। तो सिल्ट रिजेक्टर्स आर इंस्टॉल्ड अपस्ट्रीम ऑफ पावर। तो उससे क्या होता है कि जब ऊपर की साइड पे जब वाटर है वो आ रहा होता है डायरेक्टली तो उसको रिजेक्टर्स जो हैं वो इंस्टॉल कर दिए जाते हैं अपस्ट्रीम ऑफ पावर हाउस टू फ्लैश आउट द हैवी सिल्ट लोड इन द डाउनस्ट्रीम ऑफ द रिवर। कि जो डाउनस्ट्रीम ऑफ द रिवर है उस पर जो हैवी सिल्ट लोड है उसको फ्लैश आउट करने के लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, अब जो डेवलपमेंट है ऑफ एक्सियल टरबाइंस जो हैं वो कौन कौन सी हैं। So modern variations of axial flow propeller turbine include the tube, bulk and the star flow turbine. So the runner design principles are the same। इनकी जो runner designs हैं वो same है लेकिन जो इनकी installation है वो थोड़ी सी different हो जाती है, ठीक है। हैं ये सारी की सारी axial turbines ही, लेकिन axial turbines के अंदर ये जो इनकी installations हैं जो कि ट्यूब की, बल्ब की और स्टार फ्लो की, ये तीनों की डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम बात कर लें ट्यूब टरबाइन की, वो उसकी क्या है। तो ट्यूब टरबाइन आर हॉरिजेंटल विद प्रोपेलर रनर। हॉरिजेंटल टरबाइन है तो हम देख सकते हैं कि जिसकी जो टरबाइन की सेटिंग है वो जिस इस टाइप में है, मतलब हॉरिजेंटल है ये मतलब लेफ्ट से राइट साइड की तरफ देखें तो ये हॉरिजेंटल एक इसकी सेटिंग है। अच्छा, अ ट्यूब टरबाइन में बी फिक्स्ड और फिक्स्ड प्रोपेलर टाइप। जो ट्यूब टरबाइन है उसमें जो प्रोपेलर लगा होता है या हम ये कह सकते हैं कि ये फिक्स टाइप का हो सकता है या सेमी कप्लान टाइप भी हो सकता है या फुली एडजस्टेबल टाइप भी हो सकता है। तो ये जो टरबाइन लगी होती है ये तीनों टाइप्स की इसमें लगाई जा सकती हैं, चाहे वो सिंगल रेगुलेटेड सिस्टम हो चाहे वो डुअल रेगुलेटेड सिस्टम हो। द जनरेटर इज लोकेटेड आउटसाइड द वाटर पैसेज। अच्छा, जो जनरेटर लगा होता है वो अगर हम नोट करें कि ये वाटर का पैसेज है और ये शाफ्ट यहाँ लगी हुई है और ये इसके साथ इसका जो जनरेटर है वो अटैच है आउटसाइड दी वाटर पैसेज। तो ड्रिवन बाय ए शाफ्ट, तो ये शाफ्ट इसकी अटैच है और इसके साथ ये जनरेटर अटैच है। हम देखें कि दिस इज अ डैम, ठीक है, और दिस इज द अपस्ट्रीम एरिया और ये इसका ये जो हेड है क्योंकि वो हम जानते हैं ग्रॉस हेड जो है और नेट हेड जो है ये हमारे पास वैल्यूज हैं। तो ये अवेलेबल है इसका आउटसाइड का वाटर जो है जहां से पानी जो है वो अखराज हो रहा होता है और यहां से वाटर का जो फ्लो है, ठीक है। तो दिस इज द अपस्ट्रीम एंड दिस इज द डाउनस्ट्रीम। तो इस तरीके से ये जो ट्यूब टरबाइन है उसकी जो इंस्टॉलेशन या डिजाइनिंग है वो अवेलेबल होती है।
अच्छा, इसकी और थ्योरी क्या है? द परफॉर्मेंस रेंज ऑफ अ ट्यूब टर्बाइन with movable blade runner and fixed guide vanes is good। तो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली लगी हुई होती है, तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो ट्यूब टरबाइन की जो परफॉर्मेंस रेंज है, कि अगर इसमें जो ब्लेड रनर हैं उनको मूवेबल कर लिया जाए और फिक्स्ड गाइड वेन्स, तब इसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। इट ऑपरेट्स एफिशिएंटली between the head range of 2 to 15 meters, especially where the discharge is heavy compared to the head। ठीक है, तो ये जो ट्यूब टरबाइन है, इसकी जो एफिशिएंट, ये किस मोड पर ज़्यादा बेहतर एफिशिएंट होती है, कि अगर इसका जो हेड रेंज है वो 2 से 15 मीटर्स हो और जो डिस्चार्ज है इसका हैवी हो विद कंपेयर टू दी हेड। मतलब डिस्चार्ज जो है उसकी ओपनिंग ज़्यादा कर देते हैं ताकि इसकी जो फ्लो है वो ज़्यादा तेज़ी से जो इसके अंदर जो लगा होता है ब्लेड रनर उसको घुमाए। As the stream flow approaching the runner is axially symmetrical, a higher specific speed can be used with reduction in turbine and generator size। तो हायर स्पेसिफिक स्पीड जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है, जिससे फायदा ये हो सकता है कि जो टरबाइन और जनरेटर का साइज है उसको छोटा कर लिया जाए और जो स्पीड उसके अंदर जो है वो ज्यादा होगी। तो उससे फायदा ये होगा कि जो वाटर की स्पीड ऑलरेडी जैसे बता रहे हैं कि उसकी जो फ्लो है वो ज्यादा होगा, और ज्यादा होने की वजह से जो जो रिडक्शन है उसकी टरबाइन और जनरेटर साइज को उसको कम किया जा सकेगा। तो ट्यूब टरबाइंस आर अवेलेबल इन द रेंज ऑफ 5 किलोवाट टू 700 किलोवाट फॉर हेड्स अप टू 20 मीटर्स। तो 20 मीटर्स तक इसका मैक्सिमम हेड हो सकता है ट्यूब टरबाइंस का। और इसका जो इसकी रेंज है वो पावर रेंज जो रेंज है वो 5 किलोवाट से तकरीबन 700 किलोवाट तक की रेंज में अवेलेबिलिटी होती है। और ट्यूब टरबाइन कैन आल्सो बी यूज एज अ पंप। तो इस टरबाइन को पंप के तौर पर भी यूज किया जा सकता है, जो कि छोटी मोटी जो नहरें हैं उन पर भी इनको लगाया जा सकता है। The requirements of civil works in a powerhouse are reduced as the height and width required are 60% of the dimensions needed for a conventional turbine and generator। तो इसमें क्योंकि जो एक सिविल वर्क है जो भी पावर हाउस का, उसको रिड्यूस किया जा सकता है क्योंकि जो हाइट एंड विड्थ है वो 60% जो है वो डायमेंशन जो है वो चाहिए होती है कन्वेंशनल टर्बाइन और जनरेटर की निस्बत। तो इसकी जो ट्यूब टर्बाइन का ये फायदा है, ये हॉरिजॉन्टली होती है और इसका एडवांटेज ये है कि डायमेंशन इसकी ऑटोमेटिकली जो मेसनरी वर्क होता है उसको कम किया जा सकता है। द सेकंड नंबर वन इज द बल्ब टर्बाइन। तो बल्ब टर्बाइन की अल्फाज से अंदाजा हो रहा है कि ये इसकी जो शेप होगी वो बल्ब टाइप की होगी। ठीक है, सो बल्ब टर्बाइंस आर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स। ये भी हॉरिजॉन्टल यूनिट्स हैं, ठीक है, ऐसे इस टाइप के, दैट हैव प्रोपेलर रनर्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू द जनरेटर। अच्छा, इसका ये है कि ये जो ये देखें ये प्रोपेलर है और ये डायरेक्टली कनेक्टेड टू द जनरेटर है। ठीक है, इसके अंदर ये है कि जो प्रोपेलर है ये जनरेटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है। मतलब ये इस जगह पे ये प्रोपेलर आ रहा है और ये अंदर ही इसके अंदर ही डायरेक्टली जनरेटर कनेक्ट है। The generator is enclosed in a watertight bulb-shaped enclosure। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका जो वाटर टाइट होता है इसके अंदर और बल्ब शेप्ड होता है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इसके जो आउटसाइड पे है ना, ये यहां पर वाटर का फ्लो होता है, ठीक है, यहां से। इसके अंदर जो है ना ये वाटर नहीं होता, और इसके अंदर जो है ये यहां से ऊपर की सतह से कोई भी मेंटेनेंस के लिए इसके अंदर आ सकता है और यहाँ नीचे उतर के ये देखें सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और अंदर इसके मेंटेनेंस का काम कर सकता है। ठीक है, और जो वाटर का फ्लो है वो बैक वाली साइड से हम देख रहे हैं वो इस तरीके से यहाँ से एंटर होता है और ये गाइडेड वेन्स लगी हुई हैं और इस गाइडेड वेन्स के थ्रू इसके अंदर एंटर होता है और फिर ये जो टर्बाइन है ये मूव करती है और टर्बाइन की मूवमेंट की वजह से डायरेक्टली कनेक्टेड जो जनरेटर है ये चलता है और इलेक्ट्रिसिटी इससे प्रोड्यूस होती है। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर भी अगर हम देखें कि ये वाटर लेवल है, यहाँ पर वाटर का लेवल है, इसको जैसे ओपन करेंगे वाटर की इनलेट होगी, इनलेट होने के बाद ये यहाँ से गुजरता हुआ, ठीक है, और ये जनरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सम दिस बल्ब टर्बाइन और उसके बाद ये जो वाटर का फ्लो है यहाँ से इस हेड की तरफ चला जाएगा। सो बल्ब यूनिट इज प्लेस हॉरिजेंटली कंप्लीटली सबमर्ज इन द वाटर पैसेज। तो इसको कंप्लीटली वाटर पैसेज के साथ इसको मिक्स मतलब इसको मर्ज कर दिया जाता है, इसको मिक्स कर दिया जाता है या इसके अंदर इसको अटैच कर दिया जाता है।
इसकी फर्दर थ्योरी क्या है बल्ब टरबाइन की? बल्ब टरबाइंस आर अवेलेबल विद फिक्स्ड और एडजस्टेबल रनर ब्लेड्स। तो ये इस टरबाइन के अंदर दोनों टाइप्स के ब्लेड्स अवेलेबल होते हैं, चाहे वो हम उसको सिंगल रेगुलेटेड कर लें या डबल, मतलब फिक्स कर लें, चाहे उसको एडजस्टेबल रनर ब्लेड्स कर लें। द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक आर सिमिलर टू द वर्टिकल एडजस्टेबल प्रोपेलर टरबाइन। बल्ब यूनिट्स ऑपरेट एफिशिएंटली बिटवीन द हेड रेंज ऑफ 1.25 मीटर टू 25 मीटर। तो इसमें यह ध्यान में रखेंगे कि जो बल्ब टरबाइंस हैं वो तकरीबन उसका जो हेड रेंज है उसको 1.25 मीटर से 25 मीटर तक की रेंज के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है विद अ डिस्चार्ज ऑफ तकरीबन 3 क्यूबिक टू 70 क्यूबिक्स। और ये जो 3 टू 70 क्यूबिक्स है दैट इज कॉल्ड क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। बीइंग कॉम्पैक्ट इन डिजाइन कॉम्पैक्ट होने की वजह से द पावर हाउस फ्लोर स्पेस एंड द हाइट फॉर द बल्ब टरबाइन इंस्टॉलेशन आर मिनिमाइज्ड। कि ये जो पावर हाउस फ्लोर स्पेस होता है जहां पर ये जनरेटर इंस्टॉल्ड होता है और जो हाइट ऑफ द बल्ब टरबाइन इंस्टॉलेशन है और जो उसकी हाइट है उसको मिनिमाइज कर दिया जाता है क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट डिजाइन की है। अदर एडवांटेजेस ओवर कपलाइन यूनिट आर, कपलाइन यूनिट के अलावा जो इसके एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं? नो स्पायरल केस, स्पायरल टाइप का कोई भी केस इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। फ्रिक्शन लॉस इज मिनिमम ड्यू टू स्टेट ड्राफ्ट ट्यूब, क्योंकि ये ड्राफ्ट ट्यूब होती है इसलिए इसमें फ्रिक्शन लॉस जो है वो मिनिमाइज कर दिए जाते हैं। डायरेक्टली जो वाटर है विदाउट एनी जो है उसके अंदर एक ट्यूब थी वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, तो इसलिए इसका जो फ्रिक्शन लॉस है उसको मिनिमाइज कर दिया जाता है। लेस सिविल वर्क्स कंस्ट्रक्शन, लेस इफेक्शन बाय कैविटेशन, कैविटेशन जो है वो नहीं हो पाती इसमें। कैविटेशन असल में जो मकसद है जो मैं आपको पहले बताना भूल गया वो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि जो सिल्ट लेडन वाटर है ये असल में मडी वाटर को कहते हैं, जो गदला पानी होता है, क्योंकि दरियाओं के अंदर और इस तरह के इन्वायरमेंट में हमारे पास सिल्ट लेडन वाटर होता है। ये जो वाटर होता है ना ये खराब करता है इस तरह की जो ब्लेड्स हैं उनको, ठीक है। तो इसलिए इस वाटर क्या करते हैं कि इंजेक्टर्स ऐसे लगा लिए जाते हैं जो मडी इंजेक्टर्स जो होते हैं ताकि जो कि उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें उस पानी में से। तो इसलिए लेस अफेक्टेड बाय सिविटेशन है, हायर स्पेसिफिक स्पीड है। बल्ब यूनिट्स कैन बी यूज एज रिवर्सिबल पंप टरबाइन यूनिट्स, जो रिवर्सिबल पंप्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर दिए जाते हैं। दिस फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म बाय कन्वेंशनल यूनिट्स, जो कन्वेंशनल यूनिट्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल यूनिट्स इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रिवर्सिबल पंप टरबाइन का ये फायदा हो सकता है कि उसके अंदर उसका जो पंप का एक्शन है उसको रिवर्स कर दिया जाता है और उससे जो फर्दर एप्लीकेशंस हैं वो भी हम इसको इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। अच्छा, अब फाइनल वन इज द स्टर फ्लो, ठीक है। स्टर फ्लो टरबाइन इज द फाइनल वन। A stir flow turbine is one where the generator rotor is mounted at the periphery of the turbine runner। अच्छा, अब ये देखें पेरिफेरी का मकसद क्या हुआ कि दिस इज हम देख रहे हैं कि यहां से जो वाटर का फ्लो है वो आ रहा है, ठीक है, और दरमियान में ये जो टरबाइन है वो ये लगी हुई है। अच्छा, अब उसकी ये जो हम ये कह लें कि ये जो जनरेटर है वो इसके बिल्कुल साथ यहां पर अटैच होता है, ठीक है। सो दिस इज द स्टेटर रोटर, दिस इज अ जनरेटर है, ठीक है, जो इसके साथ बिल्कुल पेरिफेरी में इसके साथ यहां पर अटैच होता है। अच्छा, उससे पहले क्या था? उससे पहले हमने देखा था बल्ब के अंदर यहां अटैच था और दूसरा जो था वो शाफ्ट लग के यहां अटैच था। तो ये बिल्कुल जो स्ट्रफ फ्लो है टरबाइन है ये बिल्कुल डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमें नजर आ रही है। सर जी जी भाई। इसके ब्लेड्स नहीं नजर आ रहे, बेटा ब्लेड इसके अंदर ब्लेड्स है ना वगैरह यहाँ किधर पर, है? ये देखें, ये कहाँ है, ये ब्लेड्स लगे हुए, ये देखें, ये पोर्शन देखें बेटा, अच्छा ठीक है। जी सर। तो टरबाइन के अंदर यहाँ ब्लेड लगे हुए होंगे ना, ये टरबाइन ही है ना, ठीक है। और ये पोर्शन जो है इसमें एग्जैक्टली शो नहीं किए हुए, लेकिन आपको क्योंकि टरबाइन बता दी गई है तो यहाँ देख लें, ये देखें ये ब्लेड लगे हुए हैं, ये देखें, ठीक है। और गाइडेड ठीक वेन्स ठीक। भी यहाँ, ये गाइडेड वेन्स भी लगी हुई हैं, सब लगा हुआ है। अच्छा, तो इसका ये है कि ये पेरिफेरी अटैच्ड है, ठीक है। ये जैसे ही यहां से ये घूमेगी तो यहां पर इसके अंदर ही जो भी एक शाफ्ट लगा होगा वो स्टेटर को रोटर को घुमाएगा और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट करेंगे।
thereby सर providing। सर जी 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 क्वेश्चन है सर। जी बेटा पूछें। सर जी मेरे दो सर जी क्वेश्चन ये है कि आपने पहले बताया जो पानी गदला वगैरह है, खराब हो जी जाता जी खराब पानी है तो वो टरबाइन के ब्लेड को खराब कर देता है, लेकिन अगर हमने हम्म। डैम उस जगह पे बनाना है जहाँ पे पानी बिल्कुल खराब है तो फिर कौन सी टरबाइन यूज करेंगे, और या पानी को साफ का कोई प्लांट लगाएंगे जी जी सर? बेटा, बात पता क्या है, बात ये है कि अ, जो बल्ब टरबाइन है, दिस इज ये बेहतर इस लिहाज से है कि मैंने जैसे पहले आपको बताया कि इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन वर्क, सिविल वर्क भी थोड़ा है। और दूसरे नंबर पे ना ये देखें, ये जो वाटर है ना डायरेक्टली, ये इसका जो इनपुट है ये देखें, ये काफी बड़ा इनपुट है। मतलब कहने का ये हुआ, ये किसी भी यूं कह लें कि ट्यूब के थ्रू नहीं गुजारा जाता। नॉर्मली क्या था, आपने हमने पहले देखा कि जो टरबाइंस थी, उस टरबाइंस के अंदर एक हमारे पास फ्लो आता था, और फ्लो आने के लिए एक ट्यूब लगी होती थी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। ये सारा का सारा ये जो एरिया है ना बेटा, ये सारा का सारा वाटरी एरिया है। ये यहां पर सारा वाटर आ रहा है। अच्छा, वाटर आने के बाद ये जो एरिया है, इसके अंदर इस साइड पर लगा होता है ये जनरेटर, और ये जो इस साइड पर लगे हुए होते हैं ब्लेड्स। तो इसके अंदर जो काम सिविल वर्क है ना, वो है बहुत थोड़ा, बहुत ज्यादा डिजाइनिंग नहीं करनी इसकी। अच्छा, इससे पहले क्या था, जो बल्ब था, मैं आपको वो दिखा दूं, बल्ब जो ट्यूब था, इसके अंदर अब बहुत ज्यादा काम है। वो कैसे है कि सबसे पहले एक डैम की डिजाइनिंग करनी है। डैम पूरा डिजाइन होगा, डिजाइन होने के बाद ये हेड बनेंगे, फिर ये टर्बाइंस लगेंगी और जनरेटर्स लगेंगे। तो इट्स टेक मच टाइम, और ज्यादा टाइम के अलावा खर्चा भी बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जो बल्ब टरबाइन है, उसमें इन चीजों से बचा जा सकता है। तो बचने की वजह से जब सिविल वर्क कंस्ट्रक्शन भी कम होगी, तो इफेक्टेड भी ये कम होगा। क्यों? क्योंकि डैम नहीं है ना। जब डैम बढ़ेगा तो डैम बढ़ने से उसके अंदर मट्टी भी पैदा होगी, मट्टी भी रहेगी, जितने से वक्त गुजरता जाएगा तो पानी उस लिहाज से गदला भी होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लेस इफेक्टेड बाई कैविटेशन, बल्ब टर्बाइन इज द बेस्ट है। अच्छा, बाकी ये है कि अगर हमें ये लग रहा है, जस्ट लाइक नदियों की अगर हम बात करें, नहर की बात करें, दरिया की बात करें, तो उन पर पानी बहुत ज्यादा गदला होता है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम प्लांट्स लगा सकते हैं। और वो जो प्लांट्स हैं, वो हम कह सकते हैं कि उन प्लांट्स को हम सिल्क इजेक्टर्स कह सकते हैं, जो कि अपस्ट्रीम पे लगा सकते हैं, ऊपर के एरियाज पे। ठीक है? तो ऊपर के एरियाज पे कैसे लगाएंगे, वो मैं आपको जैसे बता सकता हूं कि ये अपस्ट्रीम्स हैं, तो इन एरियाज पे उनको लगाकर इस जगह पर पहले उसको रिमूव कर लिया जाए। उसके बाद फिर वो जो वाटर है, उसको टरबाइन के अंदर डाला जाए, ताकि जो टरबाइन के ब्लेड्स हैं, उन पर ये जो कैविटेशन का अमल है वो कम से कम हो। तो इसलिए ये मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो समझ आ गया होगा। thereby जी providing सर, थैंक यू। thereby providing minimum obstruction to the flow। और इसके अंदर भी हम ये देख रहे हैं कि जो मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन है वो भी फ्लो का बहुत कम होगा। डायरेक्टली ओपन करेंगे, कोई डैम बनाने की जरूरत नहीं है, और डायरेक्टली यहाँ से जो पानी का फ्लो होगा, और उसके ऊपर जो है वो पेरिफेरी में कनेक्टेड होंगे, और हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कर सकेंगे। अच्छा, फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है बच्चों? This turbine was developed by H. Swiss Limited of Zurich, Switzerland, and given the name Struflo. The performance characteristic of Struflo turbine is similar to that of the bulb turbine. तो इन दोनों की तकरीबन जो परफॉर्मेंस है वो तकरीबन सेम है। The Struflo turbine is attractive because of the simplicity and compactness। इसके अलावा इसके एडवांटेजेस क्या हैं? नो ड्राइविंग शाफ्ट, ये जैसे मैंने आपको बताया कि कोई ड्राइविंग शाफ्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। ए हायर आउटपुट जनरेटर कैन बी अकोमोडेटेड एज द सेम इज माउंटेड ऑन द आउटर पेरिफेरी। पेरिफेरी की तरफ, क्योंकि वो बिल्कुल उसके साथ ही अटैच होते हैं, कोई एक्स्ट्रा शाफ्ट अटैच नहीं होता, तो उसकी वजह से फायदा ये हो जाता है कि जो जनरेटर है वो हायर आउटपुट का हम लगा सकते हैं, कि जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज्यादा जनरेट हम कर सकें। A larger inherent area ensures better stability compared to bulb turbines of the same capacity। जो उसका इनर्शिया है, इनहेरेंट इनर्शिया होगा, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताया ना, इनर्शिया ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, क्योंकि इसका जो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है फ्लो का, वो बहुत ज्यादा होगा। ये देखें, टोटल ऑब्स्ट्रक्शन ये एरिया है, यहां पर भी हम देखें ये उससे भी ज्यादा बड़ा है जो हमारे पास बल्ब टर्बाइन है। तो हम एक बात बड़ी इजी कह सकते हैं कि जो लार्जर एनर्शिया है वो इसकी जो बेटर स्टेबिलिटी है बल्ब टर्बाइन से ज्यादा हो जाएगी। और जो स्टफलो टर्बाइन यूनिट है, उसका जो रेंज है वो देखिए वो भी ज्यादा बड़ी होगी, वो 2 मीटर से 50 मीटर होगी। एंड जो वाटर फ्लो होगा वो 3 से 20 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड होगा। और कैपेसिटी हम देख सकते हैं इसमें, जो कैपेसिटीज रेंजेस हैं वो तकरीबन 100 किलोवाट से 1900 किलोवाट है। ये काफी बड़ी कैपेसिटी है
जो कि तीनों टरबाइन में हमें नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं इंपल्स टरबाइंस। इंपल्स टरबाइंस जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट है रिएक्शन टरबाइन से। इससे पहले हम जितनी भी टरबाइंस पढ़ रहे थे वो सारी की सारी टरबाइंस रिएक्शन टरबाइंस कहलाती थी, और अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे इंपल्स टरबाइन से। ये दोनों मेजर सेक्शन से क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइंस के हैं। अच्छा, इंपल्स टरबाइंस के बारे में क्या है वो जरा बात कर लें। एन इंपल्स टरबाइन कंसिस्ट ऑफ अ व्हील और रनर with a number of buckets around its periphery। तो ये एक पेरिफेरी है जिस पे ये अटैच होगा, और उस पेरिफेरी के साथ ये हम देख रहे हैं कि ये जो व्हील है या रनर है, और ये जो रनर है ना इसके साथ ये बकेट्स अटैच्ड है। ठीक है, ये देखें, ये जैसे पुराने जमाने के अंदर अगर हमें याद हो जो एंशियंट टाइम था उसके अंदर ये कंसेप्ट भी इस्तेमाल किया जाता था कि बकेट्स था, उसमें पानी गिरता था और पानी गिरने से ये रोटेट करती थी। तो हम देख सकते हैं कि एक केसिंग अवेलेबल होगी, उस केसिंग के अंदर ये जो बकेट्स हैं यहां पर आके पानी टकराएगा और ये फिर पानी घूमेगा ऐसे, मतलब ये जो रनर है तब घूमेगा। हाई वेलोसिटी वाटर इशूइंग फ्रॉम वन और टू नोजल्स। अब ये देखें, ये जो पेन स्टॉक है, पेन स्टॉक का मतलब है कि यहां से ये जो वाटर है थ्रू दिस पाइप आएगा और यहां पर नोजल लगी होगी। नोजल हम आपको पता है कि हम इसलिए लगाते हैं ताकि उससे वाटर का जो प्रेशर है वो बढ़ सके। आप ये जो वाटर कार वॉशिंग वाली जगह पे देखें, अक्सर वहां नोजल्स लगी हुई होती हैं कि जो इनपुट और आउटपुट का प्रेशर आपको नजर आ रहा होता है कि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और वो नोजल जो है वो प्रेशर क्रिएट करती है। तो इसी तरीके से जो हाई वेलोसिटी वाटर है वो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम दीज नोजल्स, जो क्या करता है, इंपिनिंग्स ऑन द बकेट्स काजिंग द व्हील टू रोटेट। तो ये इन व्हील्स के ऊपर जो है वो इंपिनिंग होता है, मतलब टकराता है, और ये इससे जो है ना वो बकेट्स जो है वो रोटेट करती हैं। ये द प्रेशर ऑफ वाटर बिफोर द नोजल causes the energy to be converted into kinetic form. This is imparted to the wheel. अच्छा, the turbine is set above the tail water level। जो टर्बाइन है वो इस टेल वाटर लेवल से अपर लेवल पर जो है वो सेट कर दी जाती है। ठीक है, अपर लेवल पे। लिविंग द बकेट्स फॉल इनटू अ पिट बिलो द रनर। तो ये क्या है, यहां पर जो पिट्स होते हैं इसके, वो क्या करते हैं, वो टकराता है वाटर आके, और बकेट जो है जैसे ये घूमती है, जैसे ही ये घूमेगी, घूमने के बाद ये जो वाटर है पहले यहां टकराएगा, टकराने के बाद दोबारा नीचे आके गिरेगा, क्योंकि इसने खाली भी होना है ना ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो ये टेल रेस पे आके यहां पर गिरेगा। एंड एस्केप्स द टेल रेस एज शोन इन द फिगर। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से, तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये सारा जो वाटर है ये इस नीचे की साइड पर गिरना शुरू हो जाएगा। द हेड बिटवीन द टेल रेस एंड द नोजल इज इनइफेक्टिव फॉर प्रोड्यूसिंग पावर। ये जो हेड है बिटवीन द टेल, ये जो टेल है हमारी कहां पर, ये यहां पर होगी, ठीक है, एंड द नोजल, और ये जो नोजल है इज इनइफेक्टिव फॉर प्रोड्यूसिंग पावर। आखिरी टरबाइंस में हमारे पास इंपल टरबाइंस जो हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं वो देख लेते हैं। द इंपल्स टरबाइंस कंसिस्ट ऑफ अ व्हील और रनर विद अ नंबर ऑफ बकेट्स अराउंड इस पेरिफेरी, जैसे कि हमारे पास अवेलेबल है। ये स्टेशनरी नोजल है और ये टकराएगा और ये वाटर से घूमेगा। तो इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ इंपल्स टरबाइंस आर, कौन कौन सी हैं। पेल्टन टरबाइन है, पेल्टन टरबाइन जो है वो फॉर हाई हेड के लिए होती है। टर्गो इंपल्स टरबाइंस जो हैं वो फॉर दी मीडियम हेड के लिए होती है, और इसी तरीके से ऑस्टबर्गर क्रॉस फ्लो टरबाइन जो हैं वो जो है फॉर दी लो हेड के लिए होती है। तो इंपल्स टरबाइंस में जो कि बकेट टाइप की टरबाइंस हैं, और ये जो तीनों टरबाइंस हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसका फर्दर जो है वो एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि पेल्टन टरबाइंस, टर्गो टरबाइंस और ऑस्टबर्गर टरबाइंस जो हैं वो किन किन टाइप्स की हैं और इनकी क्या स्पेसिफिकेशन है। इसके हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है आज के हवाले से तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। सर ये जो मोस्टली हाइडल पावर स्टेशन है उनमें कौन सी टरबाइन यूज होती है? अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। बात सिर्फ ये है कि हमने देखनी है रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अभी ये बात मैं इसलिए नहीं आपको कर रहा कि अभी हमने इंपल्स टरबाइंस भी पढ़नी है। ठीक है, तो जब हम इंपल्स टरबाइंस कंप्लीटली पढ़ लेंगे तो फिर मैं आपको बता सकूंगा कि बड़े डैम्स पे कौन कौन सी टरबाइंस लगती हैं, और जो छोटे डैम्स हैं या हम ये कह लें
कि छोटी नदियां नाले वाले टाइप के हमारे पास जगह हैं, वहां पर कौन से टर्बाइन लग सकती हैं। लेकिन आपके क्वेश्चन के हवाले से मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं कि डैम्स के हवाले से अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास ट्यूब टर्बाइन है, ये काफी बड़े एरिया में लगती है क्योंकि हॉरिजॉन्टल होती है। इसके ये देखिए ना, हॉरिजॉन्टल होगी तो ये काफी बड़ी एरिया में लगाई जा सकती है। तो हम डैम के हवाले से अगर हम बात करें कि डैम पे ये वाली जो टर्बाइन है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ट्यूब टर्बाइन है, इसके लिए हमें कोई बहुत ज्यादा बड़े टर्बाइंस या हेड की जरूरत नहीं है, या हम ये कह लें डैम की जरूरत नहीं है। जस्ट हमारे पास वाटर लेवल का हेड यहाँ पर अवेलेबल हो, और उस वाटर लेवल के हवाले से मैंने जैसे आपको बताया भी है कि 1.25 मीटर से 25 मीटर का हेड होगा, तो हम इसको बल्ब को यूज कर सकेंगे। और इसी तरीके से जो स्ट्रफ फ्लो है उसके अंदर 2 मीटर से 50 मीटर का, तो इसका मतलब है कि ये सारी की सारी हम यूज कर सकते हैं। जो जैसे दरियाओं पे भी इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा स्पेशल डिजाइन करदा जो कि मैन मेड जो डैम है छोटे, उन पर भी हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम इंपल्स टर्बाइंस को कंप्लीटली पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह इसका डिफरेंशिएट भी मैं आपको इनके हवाले से आपको बताऊंगा। सर जी एक और चीज देखी है जी कि जी ये पूछिए। जैसे इम्पल्स टरबाइन ना, इसके अंदर पेन स्ट्रोक है, या जो कि नाल होता है वाटर का जी चैनल जी वो है, लेकिन जी जी। बाकी जो हैं उनके अंदर नहीं है। हाँ, उसकी वजह मैं बता रहा हूँ ना, उसकी वजह क्या है। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि खाली इन्हीं में है, उसमें भी मौजूद है। अगर आप मेरा कल का लेक्चर देखें तो पेन स्टॉक जो है वो हमारे पास एक्सियल टर्बाइंस में भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है हाँ कि जी, हाँ अवेलेबल जी। नहीं है। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट बना लिया जाता है। अब देखिए इसके यहां पर भी तो है ना, तो पेन स्टॉक जो है वो हमारे पास एक्सियल टर्बाइन में भी अवेलेबल है, या हमारे पास जो रिएक्शन टर्बाइन है उसमें भी अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन यहां पर अवेलेबल नहीं है। जो बल्ब टर्बाइन है इसमें अवेलेबल नहीं है तो ये भी एक्सियल टर्बाइन थी सारी की सारी, स्टफ फ्लो टर्बाइन में भी अवेलेबल नहीं है। तो इसके हवाले से मैं ये आपको अभी मैं इसलिए आपको कंप्लीट नहीं बता पा रहा कि आपने अभी कंप्लीट टर्बाइन पढ़ी भी नहीं है। ठीक है, इंपल्स टर्बाइन अब हम कंप्लीट पढ़ लेंगे तो हम बाद में इसका फिर एनालिसिस कर लेंगे कौन सी टर्बाइन जो है वो कहां कहां पर इस्तेमाल हो सकती है।